हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। आज से हम लोग स्टार्ट करें त्रिभुज, और त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा एकदम बेसिक, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपको कराएंगे रिवीजन कि इस क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था, है ना। ये शीर्षाभिमुख, संगत कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, हम आपको ये कराएंगे रिवीजन। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है। सर्वांगसम आकृतियों को हम लोग, सर्वांगसम त्रिभुजों को हम लोग प्रूफ कैसे करते थे कि दो दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीपीसीटी क्या होता है। फिर हम लोग इसके ऊपर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 10th के ऊपर कि किस तरह से हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ते हैं और थेल्स प्रमेय का विलोम, और किस तरह से हम लोग समरूपता के और भी सवाल लगाएंगे, ठीक बेटा। इसके लिए आपको त्रिभुज के 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 3 पार्ट में हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम लोग जितनी भी हमारी थ्योरम्स हैं, जितने भी प्रमेय हैं, उन सबको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक बेटा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। अब कुछ इस टाइप का आप पढ़ के आए होंगे 7th, 8th, 9th में, ठीक है। अगर एकदम डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप इसी डिजिशाला के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, क्लास 9th का जब आप प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे, वहाँ पे चैप्टर था रेखाएं और कोण, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका डिटेल, ठीक बेटा। इसके डिटेल हमने कम से कम वहाँ पे 10 मिनट में समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। अब शीर्षाभिमुख कोण आपको पता होगा क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 का शीर्षाभिमुख क्या है 4, 1 का क्या है 3 है, 6 का 8 है और 5 का 7 है, ठीक है ना। इसको जो हम लोग करेंगे संधि विच्छेद शीर्ष धन अभिधन मुख, यानी ऐसे 2 कोण जिनके शीर्ष एक ही हो, ठीक है ना, और आमने सामने हो, ठीक बेटा। ये क्या हो जाएंगे हमारे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होंगे, जैसे क्या कोण 1 का संगत क्या हो, देखिए इसका संगत हो जाएगा ये, ठीक है ना। कोण 2 का संगत आपका हो जाएगा कोण 6, और कोण 3 का संगत हो जाएगा आपका कोण 7, और कोण 4 का संगत हो जाएगा आपका क्या कोण 8, ठीक बेटा। 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया संगत कोण। 9th में हमने आपको बताया था कि संगत कोण कहीं कहीं बनते हैं बट वो इक्वल नहीं होते। क्या, क्यों इक्वल नहीं होते? अगर ये m और n हमारे पैरेलल ना होके एक अनपैरेलल लाइन हो जाए, जैसे m ऐसी हो जाए और n हमारी ऐसी हो जाए, ठीक है, और इसको एक कोई तिरछी रेखा अगर कट कर रही हो, तो यहाँ पे संगत कोण, ये वाला कोण क्या होगा, संगत कोण तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि m और n पैरेलल नहीं है। बाकी डिटेल में आप 9th वाली प्लेलिस्ट में आके आप चेक कर सकते हैं, ठीक बेटा। अगला क्या कह रहा है, एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर क्या होता है, मतलब एक के अंतर पे जो, ठीक है ना बेटा। जैसे ये 3 है तो 3 का एकांतर 5 हो जाएगा, और ये 4 तो इसका एकांतर 6 हो जाएगा। एक ही ओर के अंतःखंड कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो एक ही ओर का क्या हो गया, एकांतर कोण क्या होता है एक के अंतर पे, ठीक है ना। जैसे कि ये इसका एकांतर ये और इसका एकांतर ये क्या हो गया हमारा एकांतर एक ही ओर का, मतलब एक एक का अंतर पे है, ठीक है। अब ये क्या होगा एक ही ओर के अंतःखंड। अब देखिए अंतःखंड कोण कितने बनते, पहला अंतःखंड कोण ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, फिर तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये, यानी ये जितने अंदर वाले कोण बन रहे हैं यही आपके क्या, यही आपके हैं अंतःखंड कोण, ठीक बेटा। अब कह रहा एक ही ओर के, तो 3 और 6 देखिए ये इस रेखा के इसी साइड है, इस रेखा के इधर है, तो ये एक ही ओर के कैसे हो गए, ये आपके हो गए एक ही ओर के अंतःखंड कोण, है ना। तो हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 180, और इधर हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, ठीक बेटा। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 9th में हम पढ़ के आते हैं क्या, सर्वांगसम आकृतियां, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होता है, सारे अंग समान, अर्थात समान आकार तथा समान माप, जैसे समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ये सभी कैसे आपको मिलेंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ के आए थे, और इसके बारे में जो एक आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग इस आकृति को यहाँ से उठा लें और इस आकृति के ऊपर उठा के रख दें, और ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें, तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम है, ठीक है बेटा। तो ये तो आपको क्या सर्वांगसम आकृति, यानी सारे अंग समान। सर्वांगसम के अगर हम लोग क्या कर देंगे, अगर इसका हम लोग कर दें संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, देखिए सर्वधन अंग धन सम, ठीक है ना, सर्वधन अंग धन सम, यानी सारे अंग समान। तो सारे अंग, अब त्रिभुज में अंग का मतलब क्या होता है, त्रिभुज में अंग का मतलब हो गया त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज के कोण और त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है ना। अब हम इंसानों के अंग अलग अलग होते हैं ना, हाथ पैर नाक कान मुंह, बट त्रिभुज में त्रिभुज के अंग क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के कोण होते हैं, और त्रिभुज के क्या होती है हमारे वहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, ठीक है बेटा। ये था आपको क्या सर्वांगसम आकृतियां, यानी क्या सारे अंग समान, डिट्टो सेम, है ना, एक टू एक हूबहू नकल होनी चाहिए इसकी। अगला हमारा क्या था, समरूप आकृतियां। अब ये हमारा सिलेबस किसका है, 10th का है, ठीक है ना।
अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें, देखिए संधि विच्छेद क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा समधन रूप। क्या आएगा? समधन रूप। सम मतलब उसके जैसा रूप। किसके जैसा रूप? जब एक आकृति का दूसरी आकृति के जैसा रूप हो, जैसा एकदम हूबहू नकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए ये वाला आकृति भी हमारी वृत्त है, गोल है, और ये वाली आकृति हमारी कैसी? गोल है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, डिट्टो कॉपी नहीं। क्यों डिट्टो कॉपी नहीं? ये देखिए छोटा है, ये कैसा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ऐसे सेम देखिए ये भी त्रिभुज दिख रहा है, ये भी त्रिभुज दिख रहा है, और सेम जैसा त्रिभुज दिख रहा है, बट क्या है भैया, इनकी साइज बड़े हैं, ठीक है ना। वही कह रहा है कि जिसका आकार यानी शेप तो समान हो, परंतु आमाप यानी साइज समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। जैसे सभी वृत्त, ठीक है ना। अब इसके सामने अगर हम कोई बहुत बड़ा सा अगर हम लोग वृत्त अगर बना दें, तो ये वृत्त और ये बड़ा वाला वृत्त कैसा हो जाएगा हमारा? ये तीनों हमारे समरूप हो जाएंगे, ठीक बेटा। सभी वर्ग है ना, जितने भी वर्ग हमारे होंगे, छोटा वर्ग ले लीजिए आप, बड़ा वर्ग ले लीजिए आप, जितने भी ले लेंगे, सभी वर्ग कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप, है ना, दिखने में एक जैसे रहेंगे, ठीक है ना। सभी समबाहु त्रिभुज भी हमारे कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रहा है? कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। कहने मतलब अब ये बहुभुज क्या होता है? बहुभुज को लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन क्या होता है? ये जितनी हम लोग आकृतियां पढ़ते हैं, ठीक है ना, देखो बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं, बहुधन भुज, क्या निकल क्या? देखिए ध्यान से, बहुधन भुज, ठीक है ना। तो भैया बहुत सारी भुजाएं, ठीक है ना। जैसे एक भुजा ये होगी, बट एक भुजा नहीं, कितनी भुजा होनी चाहिए? कम से कम एक से तो ज्यादा होनी चाहिए ना। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? एक बहुभुज है। ये हमारा क्या है? एक बहुभुज है। क्या है भैया? ये हमारा वर्ग है, ठीक है ना। ये हमारा वर्ग है, ये क्या है? बहुभुज है। वर्ग ना हो के अगर ये आयत होता तो भी ये बहुभुज होता। आयत ना हो के अगर ये रोम्बस यानी कि अगर ये समचतुर्भुज होता तो ये भी हमारा क्या होता? तो भी हमारा ये कैसा होता है? एक बहुभुज होता है, ठीक है ना। इवन ये जो ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल भी हमारा क्या है? ट्रायंगल भी हमारा है यहाँ पे बहुभुज, ठीक है ना बेटा। तो बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि दो बहुभुज समरूप होंगे। कब? देखिए पहली कंडीशन कि भैया उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरी कंडीशन उनकी संगत भुजाओं में एक ही अनुपात हो। संगत भुजाओं में एक ही अनुपात हो। सर्वांग समता में हम लोग देखिए क्या पढ़े थे? सर्वांग समता में हम पढ़ के आए थे कि भैया उनके सारे अंग समान होने चाहिए, है ना। क्या लिखा है? सारे अंग समान, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है? संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है भुजाओं की समान संख्या, यानी जितने भी हम लोग समरूपता और सर्वांग समता हम लोग कहाँ लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं हमेशा दो बहुभुजों में, ठीक है ना। दो बहुभुज लेंगे और हम लोग क्या लगाएंगे? सर्वांग समता और समरूपता लगाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले की, जैसे मतलब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप कह देंगे इसमें 3 भुजाएं होती हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया आयत, आयत में कितनी भुजाएं हो जाएंगे आपके पास? 4। अब एक त्रिभुज को एक आयत से हम लोग कभी भी समरूप सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा होता है? भुजाओं की समान संख्या वाले, ठीक है ना। इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है, इन दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या समान नहीं है, ठीक बेटा। तो क्या कह रहा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसी हो? संगत भुजाओं में एक ही अनुपात हो, ठीक बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, ठीक है ना। सभी सर्वांगसम आकृतियां, अगर कोई दो आकृति सर्वांगसम हैं तो वो दोनों आकृतियां कैसी होंगी? समरूप होंगी ही होंगी, ठीक है ना। समझिए, देखिए अगर मैंने एक त्रिभुज बना दिया और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, ठीक बेटा। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब क्या? सारे अंग समान हैं इन दोनों के, तो क्या ये समरूप नहीं होंगे? समरूप मतलब क्या? ये एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, समधन रूप। तो क्या ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके जैसा नहीं है? बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है ना। तो जितनी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वे सभी समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। जैसे देखिए मान लीजिए हमने बना लिया है छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है ना, हमने यहाँ बना लिया एक बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब ये दोनों क्या सर्वांगसम नहीं? क्यों? क्योंकि अगर इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज को पूर्णतः ढक नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब पूरा ढक नहीं लेगा, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, बट समरूप तो है ना। समरूप मतलब क्या होता है? एक दूसरे के जैसा ना, एक के जैसा एक, ठीक है बेटा। तो ये कैसे हो गया आपका? तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए इसको भी थोड़ा सा करते रिवाइज कि त्रिभुजों की सर्वांग समता हम लोग क्या क्या पढ़ के आए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ के आए थे भैया साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता। और इसमें भी देखिए हम लोग पढ़ के क्या आए थे, जैसे एग्जाम्पल चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि भैया ए है, ये बी है और ये सी है।
तो चलिए मान लीजिए P है, ये Q है और ये क्या है बेटा R है, ठीक है ना। अब अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये चार में से कोई एक नियम लगाते थे, ठीक है ना। सबसे पहला नियम क्या कह रहा है, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। और जब भी हम लोग सर्वांग समता की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ बराबरी की बात करेंगे, ठीक है ना। बराबरी कौन, मतलब संगत भुजाएं बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। और जब भी हम लोग समरूपता में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग एक अनुपात की बात करेंगे, ठीक है ना। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। साइड एंगल साइड में ये जो हमारा एंगल है ये इन्हीं दो बराबर साइडों के बीच का होना चाहिए। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं, हमने कह दिया, चलिए देखिए मान लीजिए भैया ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है ना। और अगर ए सी भी बराबर है हमारा किसके, मान लीजिए पी आर के, ठीक है ना। अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो जो एंगल बराबर होना चाहिए वो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का एंगल नहीं हुआ तो फिर हम लोग साइड एंगल साइड सर्वसमता नियम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर ये ना इक्वल देखे, अगर वो तुमको दे दे कि भैया ये दोनों एंगल हमारे कैसे इक्वल है, ठीक है ना, अब हम लोग साइड एंगल साइड नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों साइडों के बीच का एंगल है तो इन दोनों साइडों के भी बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल क्या हो गया, इन दोनों की साइड में ना होकर कैसा हो गया, इन दोनों से बाहर हो गया, ठीक है। समझ में आपको, तो ये जो साइड एंगल साइड था, साइड एंगल साइड, तो ये जो एंगल है ना वो इन्हीं दोनों साइडों के बीच का होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला हमारा क्या कहता है कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल, या इसी का हमारा दूसरा नाम है क्या, एंगल एंगल साइड, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम क्या, एंगल एंगल साइड बोलिए या आप बोल लीजिए एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। दोनों ही सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर देखिए दो कोण, देखिए एंगल साइड एंगल मतलब क्या, कोण बराबर होना चाहिए और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए, इन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। अगर मैं आपको यहां दे देता हूं कि देखिए अगर हमने यहां पे दे दिया, जैसे मान लीजिए क्यों, हमने कह दिया ये वाला एंगल हमारा ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है ना। और हमने कह दिया ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, ठीक बेटा। तो अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ए वाला पी के इक्वल हो गया, बी वाला हमारा क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है ना। देखिए ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल, अब इन्हीं दोनों एंगल के बीच की साइड हम पूछिए, ठीक है ना, इन्हीं दोनों एंगल के बीच की साइड। अब अगर इन्हीं दोनों एंगल के अगर हमने ढूंढ लिया बीच का साइड कौन सा, देखिए यानी हमारा पी क्यू, यानी ये वाला बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कर देंगे त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया हमारा किसके, सर्वांग सम होगा हमारा पी क्यू आर के, ठीक बेटा। अच्छा अब इसका ये जो नियम है एंगल एंगल साइड, अब अगर ये वाला साइड इक्वल ना देके उसने आपको क्या दे दिया, देखिए अगर ये वाला साइड इक्वल ना देके उसने हमको दे दिया ये वाला साइड हमारा इक्वल है, ठीक है ना, तब हम लोग एंगल साइड एंगल नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग ये वाला हम लोग लगा सकते हैं क्या, तब हम लोग लगा देंगे एंगल एंगल साइड। समझ में आ रहा है बेटा आपको। अगर हमको लगाना होगा एंगल साइड एंगल, बहुत अच्छे से समझने प्रयास करिए, क्योंकि जब हम लोग इन चीजों को सीख रहे हैं ना बेटा, तो बच्चा फिर अगर आप ये सही से लिख नहीं पाएंगे कौन सा सर्वसमता लगाई है आपने, तो चांसेस क्या है, फिर चांसेस आपके ये हैं कि आप पूरे 4 नंबर का तो करके आएंगे, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में 2 ही नंबर मिले। क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां वहां पे करके आएंगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला, हमने कहा कि अगर एंगल साइड एंगल लगाना हो तो आपको 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज क्या कि भैया मेरे 2 एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने कह दिया ये देखो ये और ये वाला एंगल इस और ये वाले एंगल के कैसा इक्वल है, फिर मैं कहते हैं इन्हीं दोनों एंगल के बीच का साइड होना चाहिए, ठीक है ना। अब इन दोनों एंगल के बीच में साइड कौन सा बचा, आपको ये वाला साइड बचा, और इन दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड बचा, ये वाला साइड बचा हमारा, ठीक है ना। तो कहना मतलब क्या हो गया कि भैया ये दोनों कोण और इन्हीं दोनों के बीच का साइड अगर इक्वल हुआ तो हम लोग क्या लगा देंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। बट अगर वो आपसे क्या कहते, चलिए मैं सब कुछ साफ करता हूं। देखिए अगर वो आपसे यहाँ पे क्या कहते एंगल एंगल साइड लगाई, देखिए हमको उसने दे दिया कि ये वाला एंगल के इक्वल है, और ये जो ये वाला एंगल है बी वो हमारे इस क्यू के इक्वल है, ठीक है बेटा। जो हमारा बी है वो हमारे इस क्यू के इक्वल है, और ये जो सी है ये तो हमारा क्या है, आर है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमको यहाँ लगाना है एंगल एंगल साइड, तो अब ये दोनों एंगल हो गया, और अगर उसने हमको कोई और साइड दे दी, जैसे सपोज उसने दे दिया हमको भैया ये वाला एंगल हमारा इक्वल है ये वाला एंगल, ठीक है ना। अब देखिए एंगल एंगल और साइड लग गया, ठीक है ना। अगर 2 कोण और कोई एक भुजा लगाते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल एंगल साइड, और अगर 2 कोण और उन्हीं के बीच की भुजा लगाते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल साइड एंगल, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। अच्छा ऐसा होता क्यों, क्योंकि एक चीज आपको और मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा दूं
कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है ना, समझिए क्या कह रहा है कि देखिए इसका ये वाला जो कोण है इसके कोण के बराबर है, इसका जो ये वाला कोण है इसके इस कोण के बराबर है, तो इसका जो तीसरा कोण हुआ यानी ये वाला जो कोण हो जाएगा वो इसके तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, इसका जो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो जो ये तीसरा कोण है कौन सा, कोण सी और कोण आर, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एग्जांपल के लिए हम चलिए हम वैल्यू हम मान लेते हैं, क्या कह रहा है, अगर हमने मान लिया ये कितना हमारा 60 और ये हमने कितना मान लिया ये हमारा 80। ठीक है ना, तो हमने कहा था अगर ये 60 है तो भैया ये भी हमारा 60, क्यों, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, देखिए अगर ये 60 तो ये भी हमने कितना मान लिया, चलिए 80। ठीक है ना, अब जब हम लोग इस त्रिभुज में प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा 140, ये लगा कितना हमको वैल्यू मिल जाएगी 40 डिग्री। ठीक है ना, सेम चीज हम लोग लगाएंगे 60 प्लस 80 कितना हो जाएगा 140 और ये हमको कितने मिल जाएगी 40 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अगर दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हैं 60 के बराबर 80 बराबर, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब इसके अब तीनों कोण बराबर हो गए तो अब ये वाला एंगल और ये वाला साइड लगा के ना, इससे अच्छा क्या रहेगा कि हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला एंगल, देखिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला साइड। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सर्वांग समता की जो प्रेम है हमारी दोनों ही सही है। ठीक है ना, अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है भुजा सर्वांग समता। ये आपको अच्छे से पता होगी कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं है ना, साइड, अगर तीनों भुजा इसकी तीनों भुजा के बराबर हो गए ना, अगर ये वाली भुजा के बराबर हो जाए और ये वाली भुजा हमारी ये वाली भुजा के बराबर हो जाए और ये वाली भुजा हमारी ये वाली भुजा के बराबर हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग से हमें कैसे, भुजा से। अब देखेंगे हम लोग ये क्या है, RHS सर्वांग समता। क्या है, RHS सर्वांग समता। अब इसका फुल फॉर्म जानना हमें जरूरी, देखिए आर से हमारा क्या होता है, आर से हमारा होता है राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। ठीक बेटा, एच से हमारा क्या हो जाएगा, एच से हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस। और एस से हमारा क्या होता है, ये जो एस लिखा है एस से हमारा क्या होता है, एस से हमारा होता है साइड। ठीक है ना, तो RHS का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है ना, अब राइट एंगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको, समकोण। ठीक है ना, हाइपोटेनियस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कर्ण। साइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और भुजा बराबर होंगे तो हम क्या लगा देंगे, RHS सर्वांग समता। ठीक है ना, अब चूंकि ये क्या कह रहा है समकोण, तो RHS कभी भी ऐसे नॉर्मल त्रिभुजों में नहीं लगेगी। RHS हमेशा कहाँ लगेगी, जब दो त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, हमेशा वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए देखिए ये दो ट्रायंगल सपोज करो उसने दिया हमको, गिवन है। ठीक बेटा, अब मान लीजिए देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये मान लीजिए डी है, ये ई है और ये कैसा एफ है। ठीक है ना, और इसमें दे रखा भैया ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, RHS कहाँ लगेगा, RHS हमारा वहीं लगेगा जहां पे दो त्रिभुज कैसे हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक है ना, तो जैसे ही आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी दो समकोण त्रिभुज दिख जाए, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि पक्का यहाँ पे RHS वाली सर्वांग समता लगेगी। क्यों, क्योंकि RHS ही एकमात्र ऐसा नियम है जो केवल और केवल 90 डिग्री यानी समकोण वाले त्रिभुजों में ही लगती है। ठीक बेटा, जैसे ये दिख गया तो देखिए क्या कहता है RHS में, यानी पहला कोण हमारा समकोण होना चाहिए। देखिए तो देखिए ये जो पहला कोण हमारा बी है और ई है, ये कैसे होगा, हमारे समकोण हो गए। फिर कह रहा हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, कहने मतलब AC इक्वल होना चाहिए DF का। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तो कर्ण होता क्या, इस त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और इसी सेम यही इस त्रिभुज में 90 के सामने भुजा कर्ण होती है। यानी अगर इस समकोण त्रिभुज का कर्ण इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो तो, और क्या कर रहा है, एक साइड बराबर होनी चाहिए। एक साइड मतलब कोई भी साइड हो सकता है कि ये वाला जो साइड है वो इसी के इक्वल हो सकता है ना, एक साइड इस एक साइड के इक्वल हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाला जो एक्स वाला साइड है ये इसके इक्वल ना होके इसके इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, RHS क्यों, क्योंकि राइट एंगल मतलब कि दोनों त्रिभुज समकोण है। हाइपोटेनस यानी क्या, इसका कर्ण AC इसके कर्ण DF के बराबर है। साइड मतलब कि कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, इसका साइड AB जो है इसके साइड EF के बराबर है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, RHS सर्वांग समता। तो अभी तक हमने प्रूव किया कि त्रिभुजों की सर्वांग समता को हम लोग किस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी 9th में कई सारे सवाल लगा के आ चुके हैं। अगर आपको सर्वांग समता नहीं आती तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको समरूपता भी नहीं आएगी। ठीक है ना, तो अगर आपको समरूपता समझनी है तो सबसे पहले आप अच्छे से कुछ सर्वांग समता के कुछ सवालों को लगा लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता को हल करते थे। ठीक है ना, अगर आपको अच्छे से आती है तो ही आप आगे बढ़िए, अगर आपको नहीं आती तो आप 9th की प्लेलिस्ट, आप इसी चैनल की जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा 9th की कंप्लीट मैथ, उसमें हम लोग ओपन करेंगे और वहाँ पे त्रिभुज नाम का एक चैप्टर होगा। ठीक है ना, चैप्टर 7th है शायद वो, तो चैप्टर 7th में आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता होती क्या है। ठीक बेटा, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हुए,
अगर दो त्रिभुज सर्वांग हुए तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग CPCT लगाते थे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, ये हमेशा संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होंगे, हमेशा ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब फिर वो संगत भाग कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा किसकी संगत है, कौन सा कोण किसके संगत है, ठीक है ना। तो ये हमको ये बताएगा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये बताएगा कि कौन सी भुजा किसके संगत है और कौन सा कोण किसके संगत है, ठीक है बेटा। देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ हमारा ABC, ठीक है ना। तो अब देखिए AB मतलब कि देखिए अगर मैं नंबरिंग कर दूं भैया, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ठीक है ना। सेम कर दूं मैं, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3, ठीक है ना। अब संगत भुजा यानी देखिए AB मतलब क्या हुआ आपका पहला दूसरा, तो AB किसके बराबर होगा, तो अगर यहाँ पहला दूसरा लिया है तो हम यहाँ भी क्या लेंगे, पहला दूसरा, ठीक है ना। यानी हमारा जो AB बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारा PQ के बराबर होगा। देखिए भुजा AB बराबर भुजा PQ, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि भुजा BC मतलब कि दूसरा तीसरा मैंने लिया है, तो अगर इसका दूसरा तीसरा इसके दूसरे तीसरे के बराबर होगा, कहने मतलब इसका जो BC है वो इसके QR के बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब अगर हमने दूसरा तीसरा ना लेके अगर हमने ले लिया यहाँ पे पहला और तीसरा, क्या ले लिया हमने, यहाँ ले लिया AC, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ लिया पहला तीसरा तो हम लोग यहाँ भी क्या लेंगे, पहला तीसरा, तो जब यहाँ लेंगे पहला तीसरा तो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, भुजा PR के, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हमने AC ना लेकर हमने क्या लिया, CA मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे लिया तीसरा और पहला। तो अगर हमने यहाँ तीसरा पहले लिया है तो हम लोग यहाँ भी क्या लेंगे, हम लोग यहाँ भी ले लेंगे तीसरा और पहला, मतलब कितना RP। समझ गया आपको कि संगत भुजा हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। संगत कोण क्या, देखिए संगत कोण में भी पहले पे क्या लिखा हुआ है, पहले पे आपका लिखा हुआ है कोण A, ठीक है ना। यानी इसका जो कोण है पहले पे लिखा हुआ तो इसका भी, इसका पहले पे लिखा हुआ कोण इसके पहले पे लिखे हुए कोण के बराबर होगा। यानी इसका कोण A इसके कोण P के बराबर होगा। ये दूसरे पे लिखा कोण B है, ये दूसरे पे लिखे कोण यानी कोण Q के बराबर होगा। ये तीसरे पे लिखा कोण C है, ये तीसरे पे लिखा कोण R के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए हमने सबको लिख दिया, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ठीक है ना। अब आपकी जितने भी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग इस न्यूमेरिकल में हमारे सिर्फ संगत भुजाएं काम आएंगे और संगत कोण काम आएगा। संगत शीर्ष के बारे में कहीं भी हमसे वो कुछ पूछने वाला नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के शीर्ष होते क्या है, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं, ये जो है ना, ये त्रिभुज का शीर्ष है, क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। तो कह रहा है जिसे मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज ये है, ये हमारा है पहला त्रिभुज, ये हमारा कैसा है, ये हमारा है दूसरा त्रिभुज। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, अगर सर्वांग है तो इनके संगत शीर्ष भी बराबर होंगे। संगत शीर्ष मतलब क्या हो गया, इसका देखिए मान लीजिए शीर्ष ये A, इसके शीर्ष P के बराबर होगा, इसका शीर्ष Q, इसके शीर्ष ये नहीं, इसका शीर्ष Q नहीं, A के साथ तो B आएगा ना, तो यहाँ के इसका शीर्ष B इसके शीर्ष Q के बराबर होगा, इसका शीर्ष C इसके शीर्ष C के बराबर होगा, C नहीं Q किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, ठीक बेटा। समझ में आपको, इसका जो शीर्ष है A P के बराबर होगा, B Q के बराबर होगा, C जो है वो Q के बराबर होगा, P Q ये वाला हमारा R है, ठीक है ना। तो इसका C हमारे किसके, इसके R के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और संगत भाग बराबर होते हैं इसको हम लोग क्या शॉर्ट में लिखते हैं CPCT, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता होती क्या है, और ये इसकी परिभाषा से लेकर एकदम इसको डिटेल में हम लोग धीमे धीमे स्टार्ट कर देंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो, अर्थात त्रिभुज समान कोणिक हो, ठीक है ना। अगर इस त्रिभुज के सारे कोण इस त्रिभुज के सारे कोण के इक्वल हो गए, ठीक है ना। अगर ये वाला ट्रायंगल के अगर ये वाले ट्रायंगल का एंगल इस वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल हो गया तो हम क्या कह देंगे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप होंगे। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है ना। संगत भुजाएं यानी हमको यहाँ नामकरण करना पड़ेगा, भैया ये भुजा A है, ये भुजा B है, ये भुजा C है, ये भुजा D है, ये भुजा E है, और ये भुजा कौन सी है, भुजा है हमारी F, ठीक है ना बेटा। तो क्या कह रहा है, अगर इसके संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर, संगत मतलब क्या हुआ कि अगर इसका कोण A कोण D के बराबर हुआ, कोण B कोण E के बराबर हुआ, और कोण C ये किसके बराबर हुआ, हमारे कोण F के, ठीक है बेटा। तो अगर तीनों कोण बराबर हुए, और देखिए यहाँ कंडीशन लगा, दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी, पहली तो होगी संगत कोण बराबर होनी चाहिए, दूसरी कौन सी, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं चलिए मान लीजिए, मान लो हमने AB की संगत ये है, BC की संगत हमारी ये है, और AC की संगत हमारी कौन सी है भैया, वो हमारी है ये वाली DF, ठीक है ना। अब संगत भुजाएं समानुपाती कैसे, देखिए यानी कि AB का जो अनुपात है, देखिए ये AB का जो अनुपात DE से है, ये तो हो ना अनुपात, भाई AB की संगत कौन है, DE, देखिए AB की संगत कौन है, DE, तो AB का जो DE से अनुपात है वही अनुपात BC का
ई एफ से होना चाहिए और वही अनुपात ए सी का ई एफ से, सॉरी ई एफ नहीं, ए सी हमारी किसके हो जाएगी, डी एफ के, ई सी हमारी किसके हो जाएगी, डी एफ के इक्वल होना चाहिए। समझ में आपको? देखिए हमने यहाँ लिख के दिखाया कि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग का मतलब क्या हुआ कि भैया इन दोनों त्रिभुजों के, कौन दोनों को, इसके सारे कोण इसके सारे कोण के बराबर होंगे, इसकी सारी भुजाएं इसकी सारी भुजाओं के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ और इज इक्वल टू कोण सी बराबर, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू सी ए बटे एफ डी। ठीक बेटा, उम्मीद करता है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो हम लोग आगे क्या कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या कह रहा है, सभी वृत्त। अब हमको यहाँ बताना कि सभी वृत्त आपस में सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो सभी वृत्त आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटा वृत्त हो और हो सकता है कि कोई कैसा हमारा कोई बड़ा वृत्त हो, ठीक है ना। तो ये अब एक अभी छोटा वृत्त इस बड़े वृत्त को ढक तो पाएगा नहीं, तो हम लोग क्या देंगे, सभी वृत्त हमारे कैसे होते हैं, सभी वृत्त हमारे समरूप होते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि जितने भी त्रिभुज होते हैं उसमें से कौन सा त्रिभुज समरूप होगा हमेशा, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या यहाँ लिख दें, सभी समरूप त्रिभुज, कौन से, सभी समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है, जैसे ये छोटा सा और ये बड़ा सा है, ठीक है ना। अब सपोज करें कि ये जो बड़ा त्रिभुज है, ये जो बड़ा त्रिभुज है, अगर इस बड़ा त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज की भुजाओं में समानुपात है तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे, ये दोनों ही त्रिभुज हमारे एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, तो जितने भी वर्ग होते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग देखिए, वर्ग तो हो सकता है छोटा भी हो, वर्ग तो हो सकता है बड़ा भी हो, तो ये जितने भी हमारे वर्ग होते हैं ये सभी वर्ग कैसे होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक दूसरे के जैसे दिखने वाले होते हैं, ठीक बेटा। फिर कह रहा है सभी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण है, ठीक है ना। अब अगर भुजाओं की समान संख्या वाले है ना, जिस वही भी हमने को समझाया था कि समान भुजाओं की संख्या होनी चाहिए, मतलब कि त्रिभुज की तुलना हम लोग त्रिभुज से कराएंगे, त्रिभुज की तुलना हम लोग कभी भी चतुर्भुज से नहीं कराएंगे, कभी भी पंचभुज से नहीं कराएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, संगत कोण कैसे होने चाहिए, समरूपता के लिए संगत कोण समान होने चाहिए, संगत कोण क्या होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए भैया, ये आनुपातिक होनी चाहिए, ठीक है ना। या हम क्या लेते हैं इसको, अनुपातिक, ठीक बेटा। मुझे आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। अब सबसे पहले हमारा काम क्या भैया, एक भुजा के समांतर हम लोग, चलिए यहाँ पर रेखा हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर रेखा, ये लिया मैंने, और चलिए हमने यहाँ से लेके एक रेखा ये खींच दी, ठीक है। तो हमने ये रेखा खींच दी और ये शायद स्ट्रेट नहीं लग रही है, तो चलिए काम करते हैं। देखिए ये तीन तीन टुकड़ों में खींच गई है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर से खींचते हैं हम लोग, और इस बार एकदम स्ट्रेट खींचिए, हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इस त्रिभुज का नामकरण कर दिया। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया हमारा सी। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा हमने भुजा बीसी के समांतर एक रेखा मैंने खींच दी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो इस रेखा ने किया गया, ये जो अभी भी हमने जो ड्रॉ किया, इसने क्या किया, इसने इस पूरी भुजा को, देखिए ए बी भुजा को और ये ए सी भुजा को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे, अब इसने इस बिंदु पे पक्का कहीं ना कहीं कट किया होगा ना, इस बिंदु पे, तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलिए मान लेते हैं ये हमारा बिंदु डी, और ये जो बिंदु हमारा, ये क्या है हमारा, ये बिंदु हमारा ई, ठीक है ना। तो क्या कह रहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसने क्या किया, डी ने क्या किया, ये ए बी को इसने डी पे कट कर दिया और ए सी को इसने ई पर कट कर दिया, ठीक है ना। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कौन से बिंदु, ये जो बिंदु, ये बिंदु डी और बिंदु ई, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब इस भुजा का अनुपात क्या है, देखिए ध्यान से, इस भुजा को इस बिंदु ने किया क्या है, दो भागों में तोड़ दिया। दो भाग कौन सा, पहला भाग हो गया हमारा ए डी, पहला भाग हमारा क्या हो गया ए डी, दूसरा भाग हमारा कितना हो गया, देखिए बी डी लिखिए या डी भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे इसका पहला भाग क्या हो गया हमारा ए ई, इसका दूसरा भाग में क्या हो गया ई सी या सी ई, जो लिखना हो आप बोल लीजिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, देखिए इस रेखा ने इन दोनों भुजाओं को इस अनुपात में बांट दिया। तो क्या कर रहा है, समान अनुपात, अनुपात यानी कैसा है, इन दोनों का अनुपात कैसा, हमारा इक्वल है। समझ में आया बेटा आपको। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा डी ए मैंने बी सी के समांतर खींच दिया, अगर ये इसके समांतर है तो क्या होगा, देखिए ये ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय। और आपको इसकी लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार आ जाता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, ठीक बेटा। अब देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का विलोम।
अब ये हम लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा। पहले हमको पढ़ाया गया थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ने क्या कहा? थेल्स प्रमेय ने ये कहा कि अगर हम लोग एक भुजा के समांतर, अगर बीसी के समांतर अगर हमने डी खींचा है, अगर समांतर खींचा है तो ये कंडीशन फॉलो होगी। समझ आ रहा है आपको? अगर हमने डीई को बीसी के समांतर खींचा है तो भैया एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी होगा। कहने मतलब कि यहां पे हमको समांतर दिया था, अनुपात ज्ञात करना था। अगला क्या कह रहा था? विलोम। क्या कह रहा है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया ये जो रेखा है, कौन सी रेखा? डी जो है वो त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन सा? डी। ठीक है ना? कहने मतलब इस बार ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यानी क्या है भैया मेरे, इस बार हमको ये गिवन है। इस बार हमको ये कैसा है? इस बार हमको ये गिवन है। ठीक है ना? इस बार अगर हमको ये दिया हुआ है तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है भैया डी पैरेलल हो गया हमारा बी सी के। सिद्ध क्या करना है? डी पैरेलल हो गया हमारा बी सी के। समझ में आया बेटा? थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि हम एक त्रिभुज में समांतर खींच रहे हैं तो अनुपात बराबर होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहती है? कि अगर अनुपात बराबर है, अगर अनुपात बराबर है तो भैया मेरी जो ये रेखा खींचे हो ना, ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक बेटा? उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग इसके ऊपर सीधे हम लोग सवालों को लगाएंगे और देखते हैं कि किस तरह से सवाल हमसे पूछता है वो। देखते पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है? पहला सवाल कि त्रिभुज पी क्यू आर के आधार क्यू आर। ठीक है ना? तो ये कोई त्रिभुज है, इसका नामकरण चलिए हम लोग लेते हैं। ये क्या है? त्रिभुज पी है, ये क्यू है और ये क्या है? आर। कह रहा है पी क्यू आर में आधार क्यू आर। ठीक है ना? ये आधार हो गया हमारा। कह रहा है इसके समांतर एक रेखा हमने खींची, कौन सी? एम एन। तो चलिए इसके समांतर हम लोग एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है? एम, और ये क्या है हमारा? एन। कह रहा है अगर एम क्यू बराबर पी एन। ठीक है ना? क्या कह रहा है हमसे? देखिए यहाँ पे हमको उसने दे दिया एम क्यू देखिए यहाँ पे एम क्यू कितना हमारा? ये 3 है। और कह रहा है पी एन कितना हमारा? कह रहा है भाई साहब ये भी हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कह रहा है एन आर कितना है? 4.5। तो एन आर यानी ये वाला यानी कितना है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर। कह रहा है पी एम का मान बताओ, यानी हमको इसका मान पूछ रहा है। ठीक है ना? कुछ नहीं कर रहा। देखिए ध्यान से, अगर हमको थेल्स प्रमेय याद है तो ये सवाल हमसे चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे हो जाएगा? हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि चूंकि एम एन पैरेलल है क्यू आर के, चूंकि एम एन पैरेलल है कैसा? क्यू आर के, तब त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से। ठीक बेटा? अब हम लोग क्या कर देंगे? अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो भैया अनुपात बराबर होगा। किसका? किसके अनुपात बराबर होगा? देखिए पीएम का जो अनुपात होगा वो होगा एमक्यू से, वही हमारा क्या हो जाएगा? पीएन का जो अनुपात होगा, पीएन का अनुपात हो जाएगा किसके साथ? आरएन के साथ या एनआर के साथ। ठीक है ना? कहने मतलब ये पीएम बटे ये वाला एमक्यू बराबर पीएन बटे एन आर। ठीक है ना? देखिए पीएम का मान क्या? पीएम का मान तो हमको ज्ञात ही करना है। ठीक है बेटा? बटे एमक्यू कितना हमारे पास? 3 बराबर कितना? पीएन कितना हो जाएगा हमारा? देखिए ध्यान से, पीएन कितना है? अगेन 3 सेंटीमीटर, और ये एनआर कितना हमारा? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक बेटा? अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए पीएम बराबर कितना हो जाएगा? ये 9 बटे 4.5। ठीक बेटा? अब इसको हम लोग हल करेंगे डायरेक्ट। हमारा पीएम का मान कितना आ जाएगा? सॉरी, पीएम का मान आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक बेटा? सब सवाल आसान लगेंगे अगर आपको थेल्स प्रमेय याद है तो। देखिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई आधार बी सी के समांतर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला जो काम है वो रहेगा इसको नामकरण करना ए बी और ये कैसे हमारा सी। कह रहा है क्या कह रहा है? रेखा डी ई आधार बी सी के समांतर। ठीक है ना? यानी फिर से हमको क्या करना है? एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो रेखा ए सी है, रेखा ए सी है। ठीक है ना? नहीं ए सी क्यों देंगे? ये बी सी था, ये हम इसके लिए इसको हमने नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया हमने ई। ठीक है ना? और नाम क्या देना वो तो उसने हमको दे ही रखा है। ठीक है ना? रेखा डी आधार बी सी के समांतर है। फिर देखिए हमको उसने यहाँ पे दे दिया क्या कि ए डी बटे ए बी बराबर 1/3, और दे दिया उसने हमको ए सी बराबर कितना यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये चीज़ें हमको गिवन है। ठीक है? अब जब ये चीज़ हमको गिवन है, अब हम लोग क्या कर देंगे? देखिए हम लोग यहाँ प्रॉपर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के, अतः डीई किसके पैरेलल है बेटा? बीसी के, अतः थेल्स प्रमेय से। ठीक है ना? थेल्स प्रमेय होती है, देखिए एडी बटे बीडी क्या होती है? एडी बटे बीडी बराबर ए ई बटे
ई सी। ठीक बेटा, अब देखिए ए डी हमको कितनी पता है, ए डी देखिए ए डी बटे ए बी हमको पता है, ए डी बटे ए बी का मान कितना 1/3, ठीक है ना, यानी क्या ये बटे ये पूरा हो जाएगा ना, ये बटे ये पूरा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए डी बटे ए बी, ये बटे पूरा। अगर हमने थेल्स प्रमेय होती क्या है, थेल्स प्रमेय ये तो नहीं कहती आपसे कि ए डी बटे ये पूरा ए बी ना, थेल्स प्रमेय क्या कहती है ए डी बटे बी डी, ये कहती है हमसे थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। तो ए डी बटे ए बी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, अब दो तरीके हैं, सिंपल सा फंडा हमको बता दें, यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका क्या कि एक तरीका ये कि पहले हम लोग ए डी बटे बी डी से हम लोग बना दें ए डी बटे ए बी, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा लेंदी तरीका है, ठीक है ना। एक तरीका और है कि जो हमको यहाँ पे वैल्यू जो गिवन थी ए डी अपॉन ए बी बराबर 1/3, हम लोग यहीं पे छोटा सा मान लें, क्या मान लें देखिए ध्यान से, अगर हमने यहाँ मान लिया, हमने कहा भैया माना ए डी बराबर, देखो अब ए डी बराबर 1 है तो 1 में x का मल्टीप्लाई करा दो आप, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x, और ए बी में करा दो मल्टीप्लाई किसका, ए बी में भी मल्टीप्लाई करा दो आप x का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है ना। अच्छा हमको चाहिए क्या, देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे चाहिए बी डी, क्या चाहिए हमको यहाँ पे बी डी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि भैया ये जो बी डी बराबर है, बी डी बराबर किसके हो जाएगा, देखो ए बी माइनस का ए डी, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर हमको ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है तो इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको बी डी दूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा ए बी है, ए बी कितना दिया हमको, देखिए ए बी दिया हमको 3x माइनस ए डी कितना हमको दिया है x, कितना हो जाएगा 3x माइनस x कितना हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है ना। तो हमारा बी डी कितना मिल गया 2x। अब देखिए हम लोग चाहे तो अब आप सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए डी कितना, देखिए हमने ए डी कितना माना था x, ए डी हो गया आपका x, फिर बी डी कितना है, देखिए बी डी अभी हमने निकाला कितना है हमारा ये 2x, तो 2x, ए कितना हमको दिया है कुछ, हाँ नहीं ए तो हमसे पूछ रहा है, तो ए का मान तो पूछ रहा है, और बटे ए सी कितना हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, x से x कट गया, कर लेंगे देखिए क्या कर लेंगे, 4 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा ए ई बराबर 4/2, यानी इसको पूरा हल कर लेंगे हो जाएगा ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। ये भी देखिए सवाल कितने आसान से आते हैं। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है डी पैरेलल बी सी, तो भाई साहब ई सी का मान बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू में, ठीक है ना। अब एमसीक्यू में क्या होता है ना, हमको इसे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे इसे, देखिए ध्यान से, सीधा अगर हमको निकालना है एमसीक्यू क्या लिखते हैं, देखिए ए डी बटे बी डी हमको पता है, तो ए डी कितनी होती है यहाँ पे 1.5, बी डी कितनी हमारे पास 3 बराबर किसका होगा 1/EC, क्या होगा 1/EC, ठीक है ना। क्या करिए कुछ नहीं करना, EC को इधर भेजेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, 1.5 को इधर भेजेंगे, यानी क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा EC का मान कितना आ जाएगा देखिए, तो 3/1.5, यानी ये जो हमारा EC है ये हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, EC हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। अब देखिए इस टाइप के सवाल आपको 4 नंबर में देखने को मिलेंगे, और ये वाला जो सवाल है ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी अपने आप को रखता है, ठीक है ना। देख क्या कह रहा है, कह रहा चित्र में यदि LM पैरेलल है CB के, देखिए ध्यान से, यानी जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, इस वाली लाइन के ये इक्वल है, ठीक है ना। और हमसे क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, और हमसे कह रहा है कि जो ये वाली लाइन है, कौन वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो इक्वल है ये वाली लाइन के, समझ में आ रहा है आपको, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो हमसे कुछ क्या कह रहा है, सीधे कह रहा है AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AM बटे AB, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे चले लिखते हैं कि भैया मेरे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, इस पूरे बड़े त्रिभुज, अब ध्यान से, अब आपको केवल त्रिभुज ABC दिखना चाहिए, जिसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही थी, अब वैसे ही आपको चित्र देखिए, चित्र में कुछ ज़्यादा नॉलेज दिया है, बट आपको ये नीचे वाला चित्र देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ कहाँ फोकस करना है, त्रिभुज ABC, डेट मीन्स ऊपर वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज ABC में, या आप चाहो तो पहले थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिख देंगे भैया LM पैरेलल है CB के, LM कैसे हमारा ये रेखा इसके कैसी समांतर है, ठीक है ना। तब थेल्स प्रमेय से, तब किससे, तब थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहाँ लगती है, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई तीसरी रेखा खींची जाती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे क्या ये कह रहा है BC जो हमारा वो ML के पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल तो हम लोग क्या यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा देंगे। अब थेल्स प्रमेय होती है, देखो AM बटे MB क्या होती है, AM बटे MB, ये भैया हमारे बराबर देखो इसके AL बटे LC के, किसको जाएगा AL बटे LC के, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए बोलाना क्या AM बटे AB और AN बटे AD, ठीक है ना। देखिए हमको आधी चीज मिल गई क्या, AM बटे MB, तो ये हमको मिल गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग देखिए ध्यान से देखते हैं त्रिभुज ADC में, किसमें देखेंगे, त्रिभुज ADC में, ठीक है ना। अब देखिए ADC यानी क्या, कौन सा त्रिभुज है, ये है त्रिभुज आपका नीचे वाला, तो नीचे वाले में देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से,
नीचे वाले में कह रहा है भैया ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा कैसी हमारी इक्वल नहीं पैरेलल है, ठीक है ना। फिर से लगा देंगे तो एडीसी में देखो ये रेखा जो होगी वो तीसरी भुजा के कैसी समांतर है, क्या कर देगा ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, क्यों, थेल्स प्रमेय से। आप चाहो तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो भैया क्या कि थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। जिसे हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा an बटे nd, an बटे nd, देखिए ध्यान से an बटे nd। अब ये n थोड़ा सा सही नहीं हो पाया, an बटे nd, ठीक बेटा। इसको कितना हो जाएगा al बटे lc, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए al बटे lc यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है वो ये वाले पूरे पार्ट के इक्वल है, ठीक है ना। al बटे lc बराबर al बटे lc, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इक्वल आपस में इक्वल तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा am बटे mb इज इक्वल टू an बटे nd, ठीक है ना। लेकिन फिर अभी भी हमारा ये पूरा आंसर नहीं आया, क्योंकि हमसे क्या कह रहा था सिद्ध करो am बटे ab, ठीक है ना। तो बटे ab हमको कितना मिल रहा है am बटे mb, और इस पूरे में कहीं ab है भी नहीं। तो हम लोग करेंगे, देखिए कहने तरीका आसान है, क्या करेंगे हम जो भी लिखा है इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब क्या, हर वाले को पहुंचा देंगे अंश में, अंश वाले को पहुंचा देंगे हम लोग हर में। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, हो जाएगा mb बटे am इज इक्वल टू nd, क्या हो जाएगा इक्वल टू nd बटे an, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो चलिए +1 जिसे हम लोग एलसीएम लेंगे, देखिए हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा mb प्लस, अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का am बटे कितना हो जाएगा बेटा, बटे हमारा हो जाएगा am, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा बटे am। ऐसे हमारा इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा nd बटे an बराबर कितना हो जाएगा, बराबर नहीं प्लस का 1, ठीक है ना। अब प्लस का 1 क्यों, अभी हमको एलसीएम में तो लेना है, तो चलिए हम लोग एलसीएम में लेते हैं, ठीक है ना। nd प्लस का an बटे कितना हो जाएगा बेटा an। अब देखिए चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, कह रहा है mb में अगर हम लोग am जोड़ दें, mb में अगर हम लोग am को ऐड कर दें, देखिए ध्यान से mb कहाँ है, mb देखिए ये है हमारा पार्ट mb, क्या कह रहे हैं इसमें am जोड़ दें, कह रहा है ये वाले टुकड़े में अगर हम लोग ये वाला टुकड़ा जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमको, पूरा हमको टुकड़ा मिल जाएगा ab, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमको क्या मिल गया ab बटे am, तो बेटा ऐसे ही रहेगा। अभी क्या लिखा nd प्लस an, अब देखिए ध्यान से nd यानी क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की लैंग्वेज, प्लस का an क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की लैंग्वेज, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका फुल लैंग्वेज मतलब पूरा हमारा आ जाएगा ad बटे कितना हो जाएगा हमारा, ad बटे हमारा हो जाएगा यहाँ कितना लिखा हुआ an, ad बटे an, ठीक बेटा ये हो गया, इसे हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या था, हमको लाना यहाँ पे देखिए ध्यान से am बटे ab, ठीक है ना। तो हम लोग को am बटे ab ला, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से नीचे वाला वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, कितने जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा am बटे ab बराबर an बटे ad, ठीक बेटा। am बटे ab बराबर an बटे nd, देखिए ध्यान से am बटे ab बराबर an बटे ad, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो देखा आपने कि कठिन कुछ भी नहीं है, बस करना है कि आपको थेल्स प्रमेय आपको 2-2 बार लगानी है, और आपको ध्यान रखना है कि कैसे किस त्रिभुज में लगा रहे हैं, कौन कौन सा हमारा भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है ना। आइए लोग देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ये सवाल कैसा है हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। अब आप ढूंढ लीजिए डी है कहाँ, तो आप देखेंगे भैया डी हमारा यहाँ है, ठीक है ना। ये जो रेखा दिख रही है हमको डी, ये हमारे इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके, ठीक है ना। तो ये वाली रेखा हमारे इसके पैरेलल है, और हमसे क्या कह रहा है डी एफ पैरेलल है हमारा ओ आर के, क्या कह रहा है डी एफ पैरेलल है हमारा ओ आर के, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल हमारा ओ आर के, चलिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, पेन चेंज करते हैं। देखिए डी एफ कौन सा हमारा है, तो डी एफ हमको दिख रहा है, डी एफ हमारा है ये वाली जो साइड है वो हमारी ये वाली साइड के कैसे हमारा पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये साइड इसके पैरेलल दी गई और ये रेड वाला इस रेड वाले के कैसा दिया गया, पैरेलल दिया गया है। तो हमसे कह रहा है सिद्ध करो ई एफ पैरेलल क्यों, ई एफ मतलब कि ये नीचे वाली जो साइड है इसके हमारे क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग कभी दो रेखाओं को पैरेलल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे इन दो रेखाओं को पैरेलल प्रूफ करना है। तो दो रेखाओं को हम लोग पैरेलल प्रूफ कैसे करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो 9th का, तो या तो मैं दिखा दूं संगत कोण बराबर है, या तो मैं दिखा दूं एकांतर कोण बराबर है, ठीक है ना, या तो मैं दिखा दूं एक ही ओर के
एक ही ओर के अंतः खंड कोणों का योग 180। अंतःखंड कोणों का योग कितना मैं दिखा दूं भैया है मेरे 180, ठीक है ना। या तो मैं दिखा दूं संगत कोण बराबर एकांतर कोण बराबर या एक ही ओर के अंतःखंड कोणों का योग कितना 180। ये हम लोग पढ़ के आए थे 9th में, ठीक है ना। अच्छा अभी भी हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ के थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय क्या करी थी? देखिए थेल्स प्रमेय ये करी थी कि अगर किसी त्रिभुज में, देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये वाली ई है। क्या कह रहा था? थेल्स प्रमेय का विलोम करे थे कि अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा डी खींची गई है ना, और किस प्रकार खींची गई है? अगर रेखा इस प्रकार खींची गई है कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, ठीक है ना, समझ में आपको? यानी ये वाला ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी या सी ई, ठीक है ना। अगर ऐसा है, यानी अगर ये अनुपात बराबर है तो डी पैरेलल किसको जाएगा? डी आपका पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ठीक है ना। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कि हम लोगों को अगर प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इस बार थेल्स प्रमेय के विलोम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब एक थेल्स प्रमेय के विलोम का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए दिया क्या है, देखिए हम लोग यहाँ देखें डी पैरेलल ओ क्यू, तो डी ये है और ओ क्यू इधर है। अब डी और ओ क्यू में देखिए ये किस त्रिभुज की बात हो रही है? हम लोग बात करें त्रिभुज पी क्यू ओ में। क्या लिख देंगे यहाँ पे? त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक है ना। क्या लिख देंगे भैया? डी ई जो है हमारा वो पैरेलल है ओ क्यू के, डी हमारा पैरेलल है ओ क्यू के। अब अगर ये दोनों अगर हमारे पैरेलल हो गए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे? अब क्या हो जाएगा? हमारा अनुपात बराबर हो जाएगा। कैसे? हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? थेल्स प्रमेय से। किसे लिख देंगे? थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? देखिए पी ई बटे ई क्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा देखिए किसके? पी डी बटे डी ओ के। किसके हो जाएगा? पी डी बटे डी ओ के, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। सेम हम लोग काम करेंगे किस त्रिभुज में? त्रिभुज पी ओ आर में। किस में करेंगे? त्रिभुज पी ओ आर में। देखिए यहाँ लिख देंगे क्या कि त्रिभुज पी ओ आर में। अब देखिए ध्यान से पी ओ आर में क्या कह रहा है? डी एफ पैरेलल है इस बार ओ आर के। किसके पैरेलल है? डी एफ पैरेलल है हमारा ओ आर के, ठीक है ना। अब अगर डी एफ पैरेलल ओ आर के तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? हम लोग यहाँ लगा देंगे थेल्स प्रमेय। देखिए बेटा जितनी मैं भाषा यहाँ लिखूंगा उतना ही वीडियो लंबा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह दूँगा यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, जैसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से पी एफ बटे एफ आर, क्या हो जाएगा? पी एफ बटे एफ आर इज इक्वल हो जाएगा पी डी बटे डी ओ के, पी डी बटे डी ओ के, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में खास क्या है? देखिए ध्यान से, देखिए जो ये वाला ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे और जो ये वाला ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दोनों ही ब्रैकेट कैसे हैं? सेम है ना। पी डी बटे डी ओ बराबर ये भी है, पी डी बटे डी ओ बराबर ये भी है। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट भी हमारे कैसे हो जाएंगे? इधर वाले सेम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सीधे क्या लिख देंगे? देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से भैया क्या हो जाएगा सट्टे से? देखिए पी अपॉन ई क्यू, यानी इस साइड वाला इस साइड के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पी अपॉन ई क्यू बराबर आ जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर। किसके बराबर आ जाएगा? पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है ना। क्या हो गया? देखिए पी ई यानी ये वाला बटे ये वाला बराबर ये वाला बटे ये वाला, ठीक है ना। तो यही भी हमने बताया था कि जब दोनों ऐसे अनुपात बराबर होते हैं तो हम लोग यहाँ सीधे क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय के विलोम से बेटा हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव कर देंगे? सीधे डायरेक्ट, आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा अनुपात बराबर आ गया हम लोग यहाँ कर देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से सीधे क्या? ई एफ पैरेलल हो गया हमारा क्यू आर के, ई एफ पैरेलल हो गया हमारे किसके? क्यू आर के, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए कुछ इसी सेम टाइप का हमको यहाँ करना है, बट हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिटेल में ना करके थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में कर। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी पैरेलल है पी क्यू। तो ए बी कहाँ है? देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है आपका ए बी, ठीक है ना। तो ये जो ए बी है भाई साहब वो इसके हमारे क्या है? पैरेलल है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो हम लोग देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ, हम लोग लिखेंगे यहाँ से ओ ए बटे ए पी। क्या लिख देंगे यहाँ से? ओ ए बटे ए पी, ठीक है। देखिए अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ से इस शीर्ष से ये बटे ये बराबर ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है ना। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 पहला। अच्छा अगला हमसे क्या कह रहा है? अगला हमसे कह रहा है भैया पी आर पैरेलल है किसके? ए सी के। किसके पैरेलल है? पी आर ए सी के। देखिए ध्यान से पी आर हमको कौन सा दिख रहा है? पी आर आनी है हमको ये वाली दिख रही साइड, ये वाली जो साइड किसके इक्वल दिख रही है हमको? ये वाली साइड यानी ए सी के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए
ओ ए बटे पी ए, ठीक है ना। देखिए ओ ए बटे पी ए लिखे या ए पी लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे ए पी लिख लिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, और बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, ओ ए बटे ए पी यहाँ भी लिखा हुआ है, ओ ए बटे ए पी यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इस साइड वाले भी आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए हमारा क्या हो गया, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी बटे सी आर के, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये वाला बटे ये वाला बराबर ये वाला बटे ये वाला, ठीक है ना। जैसे हो गया, हम लोग सीधे क्या ले देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा हमारा बी सी पैरेलल क्यू आर, क्या हो जाएगा बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक बेटा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको नामकरण करते हैं। क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए पॉइंट बी पॉइंट सी, कह रहा है डी पैरेलल बी सी। चलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हमारा है, ये हमारा पॉइंट डी, ये हमारा पॉइंट ई। कह रहा सिद्ध करिए ए डी बटे ए बी। देखिए ए डी बटे ये पूरा, ठीक है ना। फिर कह रहा है ए ई बटे ये पूरा हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ध्यान से। अब थेल्स प्रमेय तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, थेल्स प्रमेय तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। कैसे लगा देंगे थेल्स प्रमेय, देखिए डी पैरेलल बी सी हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। और ये बेटा सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4 नंबर में चांसेस ज़्यादा है आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है वो डी पैरेलल हमारा बी सी के, यानी ये इसके समांतर है। तो सीधे क्या ले देंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है ए डी बटे डी बी। क्या कहता है ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। अब देखिए ध्यान से, लाना क्या है, ए डी बटे ए बी, ए डी तो लाना है बटे ए बी लाना है, ठीक है ना। तो जो लाना है उसको ऊपर करते हैं हम लोग, समझिए। ए डी तो हमको मिल चुका ना, ए डी ये है और ए डी ये है, तो ए डी तो हमको रखना ही है, तो जो हमको रखना है उसको कर देंगे नीचे, ठीक है ना। नीचे कर देंगे तो वो सुरक्षित बना रहेगा, ठीक है ना। उसको अगर अब जैसे अगर ये ए डी है तो ए डी हमारा हट जाएगा, लेकिन हमको ए डी हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक बेटा। अब हम लोग करेंगे, देखिए ए डी बटे डी बी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हर को ले जाएंगे अंश में, अंश को ले जाएंगे हर में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए डी बटे डी बी हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका डी बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा आपका ई सी बटे ए ई, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है ना। जिसे हम लोग यहाँ एक जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बी बटे ए डी प्लस 1 बराबर ई सी बटे ए ई प्लस 1, ठीक है ना बेटा। जिससे हम लोग ये कर देंगे। अब हमारा काम क्या है, देखिए एलसीएम लेना। क्या हो जाएगा एलसीएम, डी बी प्लस का ए डी, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, ए डी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 में, ए डी इसमें करा देंगे, डी बी प्लस का ए डी बटे क्या हो जाएगा आपका ए डी, ठीक है ना। फिर ए का गुणा इसमें करा देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ई सी प्लस का ए ई, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा ए ई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है डी बी में ए डी जोड़ दो, डी बी में ए डी जोड़ दो, ठीक है ना। तो डी बी में ए डी कैसे जोड़ना, देखिए ध्यान से, डी बी ये हो गया आपकी डी बी और ये हो गई आपकी ए डी। अब अगर हम लोग डी बी में ए डी जोड़ देंगे, इस साइड में अगर इस साइड जोड़ देंगे, तो आप देख रहे हैं ना आपको क्या मिल रहा है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गई। और यानी डी बी प्लस ए डी हमारा पूरा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ए बी। तो ऊपर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये हमको मिल गया ए बी बटे में क्या रहेगा हमारे पास ए डी, ठीक है ना। इसी सेम देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ई सी, कह रहा है यहाँ से लेकर यानी ई सी में हम लोग क्या ऐड करते हैं, यहाँ से ए ई, क्या ऐड कर दें ए ई। ए ई में जिसे हम लोग ई सी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट मिल जाएगा ए सी, क्या मिल जाएगा ए सी बटे ए ई, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कर देंगे, देखिए हमको ए डी ऊपर चाहिए, ए ई ऊपर चाहिए, हम लोग क्या कर देंगे, फिर से हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ठीक बेटा। समझ में आ गया आपको, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा हो चुका है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये बेटा सवाल इंपॉर्टेंट था, 4 नंबर में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। देखिए और देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसीडी एक समलंब जिसमें ए बी पैरेलल डी सी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। अब अगर आपको समलंब नहीं पता ना, समलंब, तो समलंब की आपको खास बात बस एक होती है कि समलंब की देखिए 4 भुजाएं हैं, ठीक है ना। पहली भुजा ये है, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये और फिर चौथी है, ठीक है ना। समलंब की खास बात क्या होती है कि इसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं बस। जैसे अगर हम इस चित्र में बात करें तो इस चित्र में ए बी यानी ये वाली जो भुजा है वो ये वाली भुजा के कैसे हमारा पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल कैसे है डी सी है। इसके अलावा समलंब की और कोई खास प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी बेटा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। यानी ए बी पैरेलल कैसे हमारा डी सी और बाकी हमें कुछ भी पता नहीं है।
क्या कह रहा है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, चलिए हमको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, डायगोनल। डायगोनल हमको यहाँ पे विकर्ण खींचना पड़ेगा। चलिए हम खींचना, यहाँ से हम लोग खींचेंगे विकर्ण, क्या हो जाएगा देखिए, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा C, और एक हम लोग विकर्ण और खींचते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा D। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है, ये इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो भाई साहब इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा, ये जो बिंदु है, ये हमारा बिंदु कितना हो गया हमारा, ये हो गया O। ठीक है ना। कह रहा है अब हमको सिद्ध करके दिखाना है AO बटे BO। देखिए ध्यान से, बहुत यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है। AO, अब आप चेक करिए AO है कहाँ, तो आप कहेंगे AO दिख रही है हमको ये वाला साइड, BO कौन सा दिख रहा है हमको, ये वाला साइड, CO दिख रहा है कौन सा, ये वाला साइड, DO दिख रहा है कौन सा, ये वाला साइड। ठीक है ना। अब देखिए अगर ऐसे भुजाओं को अगर हमें ऐसे समान अनुपात में दिखाना है तो हमारे पास एक ही हथियार है, समरूपता। अगर भुजाओं को समान अनुपात में दिखाना है तो हथियार एक ही, कौन सी, समरूपता। अच्छा, समरूपता लगेगी कहाँ पे, मैंने क्या कहा था, समरूपता आप हम लोग जो पढ़ रहे हैं, समरूपता हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों में। ठीक है ना। तो अब आपको दो ऐसे त्रिभुज ढूंढने की जरूरत है कि जिसकी भुजाएं ये चारों हों। ठीक है ना, दो त्रिभुज ढूंढना। देखिए ध्यान से AO, अब AO जो है, देखिए AO जो है वो इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। ठीक है ना। अच्छा, BO जो है, अब देखिए BO भी इसी त्रिभुज की भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। ठीक है। अच्छा, CO कह रहा है CO इस त्रिभुज की भुजा है, और DO क्या कह रहा है, DO कह रहा है हमारा इस त्रिभुज की भुजा है। ठीक है ना। तो कहने वाला हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज हम लोग नहीं लेंगे। कौन वाला, ये वाला त्रिभुज हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये वाला, क्योंकि DO नहीं मिल रहा हमको। ठीक है ना, DO हमको इस त्रिभुज में मिल रहा है। हमको दो त्रिभुज चाहिए कि जिन दो त्रिभुजों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हीं दो त्रिभुजों में ये चारों भुजाएं सम्मिलित करते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, तो हमको ये पता चल गया कि हमको कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेना है हमको, हमने कह दिया हमको एक, हमको ये लेना है और एक त्रिभुज ये लेना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADO। या एक काम और करते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने समरूपता पढ़ी नहीं है, अभी हम लोगों ने समरूपता नहीं पढ़ी है। अगर आपको समरूपता आती है, अगर आपको समरूपता आती है तो आप ये सवाल भी चुटकियों में कर देंगे। ठीक है ना। चुटकियों में कैसे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है ना। बट जब एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में सिर्फ ये सवाल आएगा, एग्जाम में आपको सिर्फ ये सवाल दिखाने की जरूरत है। ये प्रूफ कैसे करते हैं, अब आप ये प्रूफ भाई साहब आप समरूपता से करते हैं या फिर इसको प्रूफ हम लोग थेल्स प्रमेय से करते हैं, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। थेल्स प्रमेय से ज्यादा आसान क्या होती है हमारी समरूपता, ये हमारी आसान होती है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, समरूपता लगा देते हैं। ठीक है ना। देखिए आसान कैसे होगी, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ये वाले कोण के, क्यों, देखिए DC पैरेलल क्या है AB के, तो ये वाला कोण हो जाएगा ये वाला कोण, क्यों, एकांतर कोण। ठीक है ना। ऐसे सेम हमारा हो जाएगा, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ये वाला कोण के, कैसे, एकांतर कोण। ठीक है ना। ये दूसरा कोण हमारा बराबर है, कैसे, ये हमारा क्या है, हमारा ये शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। तो एंगल समरूपता आप लगा सकते हैं, बट चूंकि हमने यहाँ अभी तक एंगल समरूपता नहीं हमने आपको समझाई है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको चलिए थेल्स प्रमेय से ही लगाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया आपको। बट अगर आपको आती है थेल्स प्रमेय के अलावा समरूपता भी अगर आपको आती तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमको यहाँ लगानी थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय होती क्या, अब ये भी ध्यान से देखिए, थेल्स प्रमेय एक त्रिभुज में लगती है। थेल्स प्रमेय क्या लगती है, किसी एक त्रिभुज में, जिसे इसके समांतर हम भुजा खींच दें। ठीक है ना। बट ये भुजा जो समांतर हम लोग खींच रहे हैं वो भैया एक ही त्रिभुज में खींच रहे हैं। किस त्रिभुज में खींच रहे हैं, एक ही त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे भुजा खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि AO बटे BO, देखिए AO बटे BO। ठीक है ना, नहीं AO बटे CO के हम लोग निकाल सकते हैं, तो AO बटे CO यानी हमको ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए हटाते हैं इसको, अगर हमने यहाँ लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे भैया त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ध्यान से, अच्छा AB के समांतर कोई आपको दिख रही नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक यहाँ पे करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। इसका चलिए हमने नामकरण कर दिया, ये है M। ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे क्या, रचना। रचना में हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बिंदु O से, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिंदु O से AB के समांतर एक रेखा MN खींची। AB के समांतर एक रेखा हमने क्या खींची, MN खींची। ठीक बेटा। अब देखिए, अब एक त्रिभुज में, अब हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज, देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज, ये दिख रहा है आपको। ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में देखिए जो ये वाला है ना, ये हमारा, इस त्रिभुज जो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसके समांतर। ठीक है ना। ON जो है हमारा AB के समांतर हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या लगा देंगे, देखिए AO बटे CO बराबर CN बटे BN, CN बटे BN, क्या कर देंगे, CN बटे BN। ठीक है बेटा।
देखिए अगर आपको ये अभी भी अगर आपको नहीं दिखा हो, ठीक है ना, तो देखिए मैं अलग से एक बार त्रिभुज बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना, और एक यहाँ से एक रेखा देखिए ऐसी गई है, इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ओ है और इसका नाम एन है, ठीक है ना। अब ये और इसके समांतर क्या होता है, देखिए ए ओ बटे सी ओ बराबर सी एन बटे बी एन, ठीक है ना, या ए ओ बटे सी ओ में आप इसको ऐसे लीजिए सी ओ बटे, क्यों, क्योंकि जब हम लोग लगाते हैं थेल्स पर तो हम लोग ऊपर से लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले शीर्ष हम लोग हमेशा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या देंगे, देखिए अब ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में हमने बताया था, हमने कहा था आपको यहाँ पे लिखना है क्या कि बिंदु ओ से एम एन पैरेलल ए बी खींचा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग लिख देंगे भैया मेरे ओ एन पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है ना, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, सीधे सी ओ बटे ए ओ बराबर सी एन बटे बी एन, सी एन बटे बी एन, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको वो त्रिभुज पकड़ना है, चलिए इसको हटाते हैं। अब हमको वो वाला त्रिभुज पकड़ना है यहाँ पे कि जिस त्रिभुज में सी एन बटे बी एन आ जाए, ठीक है ना। देखेंगे आप सी एन बटे बी एन किस त्रिभुज में आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बी सी डी में, किस में दिख रहा है आपको, बी सी डी में। यानी अगर इस त्रिभुज को अगर हम लोग अलग करते हैं, देखिए मैं आपको अलग करके क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए वीडियो लंबी होती जा रही, बट अलग करने से आपको एक फायदा है कि आपको जब आप सीख रहे होते ना थेल्स प्रमेय लगाना, तो आपको डायरेक्ट दिखता नहीं है, ठीक है ना। एज अ टीचर मैं तो अभी डायरेक्ट यहाँ पे 2 समीकरण बना दूंगा, मैं तो कहूँगा समीकरण 1 और 2 से सीधे हो जाएगा। तो फिर मुझ में और वो जो क्वेश्चन बैंक आपको एग्जाम में जो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक, उसमें फिर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, उसमें भी आपको पता नहीं रहता कि ऐसा ही क्यों लगा है, ठीक है ना। ये हमारा काम है, हम आपको सिखाएं। वीडियो बड़े लंबी चलिए, देखिए ज़्यादा लंबे वीडियो बच्चे देखना पसंद नहीं करते, मुझे पता है, तो वीडियो लंबी जाएगी, बट ऐसे अगर हम लोग आपको अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो ही आप अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम अगर 1-2 बच्चे भी अगर अच्छे से पढ़ लेना, अगर वही सीख गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है हमसे, देखिए ये ओ एन है, ठीक है ना, ये डी है हमारा, ये सी है। अब हम लोग किस त्रिभुज की यहाँ बात करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, देखिए ध्यान से, फिर से यहाँ पे क्या हमारा ओ एन जो है वो पैरेलल होगा हमारा सी डी के, देखिए ध्यान से, ए बी पैरेलल डी सी था हमारा, हमने एम एन जो है ए बी के समांतर खींचा था, ठीक है ना, हमने कहा था ये एम एन और ए बी हमने समांतर खींचा था, तो ये इसके समांतर खींचा और ये ऑलरेडी समांतर था किसके, डी सी के, तो ये और ये डी सी और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, ये दोनों अभी आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, फिर से अगेन थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या लग जाएगी, ऊपर से लगेगी, थेल्स प्रमेय से क्या लग जाएगा, तो यहाँ से लग जाएगा, देखिए ध्यान से, बी एन बटे सी एन, क्या लगेगा यहाँ से, बी एन बटे सी एन बराबर हो जाएगा क्या, अब देखिए बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर क्या आपका सी एन है और यहाँ नीचे है बी एन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे हम लोग कैसे लेके आएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, क्या हो जाएगा, ये सेम चीज़ क्या हो जाएगा, सी एन बटे बी एन बराबर डी ओ बटे बी ओ, ठीक है ना। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक बेटा। अब हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 से, देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। देखिए सी एन बटे बी एन, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा सी एन बटे बी एन, ये जो लिखा है ये सेम की वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना, ये हमको सेम दिख रहा है। अब जब ये हमको सेम दिख रहा है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो भाई साहब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीधे यहाँ से, कि सी ओ बटे ए ओ बराबर हो जाएगा डी ओ बटे बी ओ, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लेते हैं, हमको लाना क्या, हमको लाना ए ओ बटे बी ओ, किसको लाना, ए ओ बटे बी ओ। अब ध्यान से देखिए, ए ओ तो इधर है, बी ओ तो इधर, क्या करते हैं हम लोग, ए ओ को इधर भेज दें, जैसे हम लोग ए ओ को इधर भेज देंगे हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ, और डी ओ को भेज दें इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा सी ओ बटे डी ओ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं सीधे, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग आगे, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है समलंब चतुर्भुज, अगेन समलंब है ये ए बी सी डी में, देखिए ध्यान से, ए है, ये बी है, ये सी है और ये कैसे हमारा डी है। क्या कह रहा है इस बार, कह रहा है ए बी पहला डी सी, अगेन ठीक है, ए बी पहला हमारा डी सी के दिखाइए, डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए, जहाँ ई क्या है, विकर्णों का कटान बिंदु है। अगेन हमको यहाँ पे क्या करना, अगेन हमको यहाँ पे विकर्ण अपने ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलिए हम लोग विकर्ण यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलिए तो हम लोग चलिए यहाँ पे हमने लिया ए से सी पे, और चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ से बी से डी, ठीक बेटा। अब ये हमने ले लिया, अब विकर्णों का यहाँ इनका कटान बिंदु कितना, विकर्णों का कटान बिंदु ये हमसे कह रहे हैं, विकर्णों का कटान बिंदु है ई, तो ये देखिए ये यहाँ पे ये विकर्ण कट कर रहे हैं, तो इसका हमने नाम दे दिया ई। हमसे कह रहा है सिद्ध करिए डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से,
कह रहा है डी ई यानी ये वाला बटे ये वाला बराबर ई सी यानी ये वाला बटे ई ए यानी ये वाला। अब अगर आपको समरूपता आती तो ये आपके लिए 4 लाइन का सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको समरूपता आती है तो ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा शीर्षाभिमुख। अच्छा ये दोनों कैसे थे? हमारे एकांतर कोण। तो जैसे जो तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हो गए? बराबर हो गए। तो कैसा हो गया? ये दिया वाला त्रिभुज त्रिभुज के समरूप हो गया, सीधे आप कर देंगे। लेकिन अगर आपको समरूपता मानी आती, या अगर उसने इस सवाल में अगर उसने आपसे कह दिया, स्पेशली अगर उसने आपसे कह दिया कि थेल्स प्रमेय द्वारा ही सिद्ध करिए, तो आपको थेल्स प्रमेय भी लगानी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, कह रहा ए बी पहले डी से। अब हमारा देखिए फिर से वही काम निकल के आएगा, क्या? हम लोगों को फिर से यहाँ से एक हमको वो करना पड़ेगा, क्या? एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं हम लोग पी, और इस बार कर दिया हमने क्यू। अब लाना क्या है? डी ई बटे ई बी। ठीक है ना, डी ई बटे ई बी लाना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, डी ई बटे ई बी लाने के लिए देखिए हमको ढूंढना डी ई बटे ई बी। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक काम किया, हमने काम किया यहाँ पे रचना में हमने क्या कर दिया, आप लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेना कि बिंदु ई से एक रेखा पी क्यू इस प्रकार खींचा कि पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है ना, मैं फिर से बोल दूं कि बिंदु ई से, आपको यहाँ पे लिखना है, बिंदु ई से एक रेखा पी क्यू इस प्रकार खींचा कि पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा। जैसे हमारा ये हो गया, अब हमारा अगला काम क्या है, देखिए हल लिखेंगे त्रिभुज, आपको मैं दिखाऊं तो त्रिभुज ये दिख जाएगा आपको, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है ना, दिखिए आपको त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है पी ई पैरेलल है ए बी के। ठीक है ना, तो सीधा हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, थेल्स प्रमेय से हमको मिलेगा यहाँ से डी पी बटे पी ए बराबर डी ई बटे ई बी। ठीक है ना, अब इसको हम डिटेल में नहीं समझा रहे, क्यों? इसमें हम त्रिभुज अलग नहीं कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपको त्रिभुज अलग अलग करके हमने आपको दिखाए थे। ठीक है ना, अगला हम लोग क्या ले लेंगे, अगला हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए ए डी सी में क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमको डी ई बटे ई बी तो मिल गया, डी ई बटे ई बी तो मिल गया है। ठीक है ना, अब हमको लाना ई सी बटे ई है, लेकिन ये चीज़ हमको एक्स्ट्रा मिल गई ना, तो डी पी बटे पी ए कैसे हटेगा। अब हम लोग एक ऐसा त्रिभुज और लेते हैं जहां हमको डी पी बटे पी ए फिर से हमको लगाने को मिल जाए। ठीक है ना, तो हमको दिख गया त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। ठीक है ना, तो हम लोग फिर से यहाँ लिख देंगे क्या, कि यहाँ इस बार पी ई जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, डी सी के। अगर हमारा ये जो पी अगर डी सी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा ए पी लिखिए आप, पी ए बटे डी पी ए बटे डी पी। ठीक है, ये हो गया पी ए बटे डी पी बराबर ए ई बटे ई सी। अब देखिए यहाँ उसने ई ए लिखा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ई ए क्या लिख लेंगे, ई ए बटे ई सी। ठीक है बेटा, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। नहीं, अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं, देखिए ध्यान से, अभी क्यों नहीं, डीपी यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीपी ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर कैसे करेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को सबको क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। चलिए, तो हो जाएगा ये डीपी बटे पी ए इक्वल आ जाएगा किसके, ई सी बटे ई ए के। ठीक है ना, डीपी ऊपर तो इधर ई सी भी ऊपर, पी ए नीचे तो हमारा ई ए भी नीचे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और 2 में क्या आपको दिख रहा है, देखिए ये डीपी बटे पी ए ये वाला और ये वाला कैसे हमारा इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है हमारा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, हम यहाँ सीधे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से डी ई बटे ई बी बराबर ई सी बटे ई ए। ठीक है, देखिए क्या ये लेना, डी बटे ई बटे ई सी बटे अपन ये हो गया, हैंस प्रूफ्ड। क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हो गया होगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या ए बी सी डी एक समझ में, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। चलिए फिर से अगेन वही काम करते हैं हम लोग। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा डी हो गया। असमांतर भुजाओं, असमांतर ये वाली असमांतर भुजा हो गई, बिंदु ई तथा एफ इस प्रकार है। ठीक है, ए डी पे है हमारा बिंदु ई है, ए डी पे हमारा भी ई है, और बी सी पर हमारा क्या है, एफ है। बी सी पर हमारा क्या, एफ इस प्रकार है। ई एफ जो है भुजा ए बी के समांतर है। ओके ओके ओके, कह रहा है ये जो भुजा है ई एफ जो है वो ए बी के समांतर है। अब देखिए अगर ई एफ ए बी के समांतर तो और ए बी डी सी के समांतर, तो ये तीनों भुजा आपस में कैसे होंगे, समांतर। डी सी समांतर हो गए ई एफ के, ई एफ समांतर हो गए हमारी ए बी के। ठीक है ना, अगर ये तीनों हमारे समांतर हैं तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, एक हम कोई भी हमें एक विकर्ण को यहाँ से मैच कर दें। ये हमने ड्रॉ कर दिया है, क्या हमने यहाँ पे एक डायगोनल खींच दिया। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग देखिए कट कर रहा है, हमने इसको चलिए नाम दे दिया क्या, ओ दे दिया। ठीक है ना, अब हमारा काम क्या, देखिए ध्यान से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सीधे कि त्रिभुज ए
डी सी में। अच्छा, इससे पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग और डालनी पड़ी, क्या, रचना करके, ठीक है ना। आप डाल देंगे यहाँ पर रचना, क्या लिख देंगे कि विकर्ण AC खींचा, विकर्ण AC खींचा। अब देखिए त्रिभुज ADC में, ADC में देखिए होगा आपको, ये ऊपर वाला त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। ADC में देखिए ध्यान से, मैं कह दूं EO पैरेलल है DC के, EO यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैरेलल हमारा किसके, DC के। तो अगर ये दोनों अगर हमारे पैरेलल हैं तो हम क्या कह देंगे, सीधे क्या लग जाएगा हमारे यहाँ से, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा हमारा यहाँ से AE/ED है ना, AE/ED बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AE/ED हो जाएगा AO/OC, क्या हो जाएगा, AO/OC। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब कुछ कठिन बिल्कुल नहीं है आपको, देखिए AE/ED दिख गया हमको। अगला हमको BF/FC लाना, ठीक है ना। तो हम लोग एक ऐसा त्रिभुज पकड़ेंगे जिसमें हमको AO/OC मिले, ठीक है ना। तो देखिए अगला त्रिभुज हमको कौन सा देगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब त्रिभुज ABC में देखिए ध्यान से, ये है OF जो है वो पैरेलल है आपका AB के, ठीक है ना। ये वाला जो है ये OF जो है पैरेलल है किसके, AB के। क्या लिख देंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, थेल्स प्रमेय हो जाएगा हमारा OC/AO, देखिए ध्यान से, ये CO या OC बोलिए आप, तो हमने लिख दिया यहाँ पे OC/AO, ठीक है ना, बराबर हो किसके, नहीं देखिए, अब देखिए यहाँ पे FC लिखा है, तो हम CF को CF ना लिखे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, FC/BF, ठीक ना बेटा, समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये बटे ये बराबर ये बटे ये, इसीलिए यही कारण कि मैं आपसे बाबा क्या कहता हूँ कि जब भी आप समरूपता पढ़िए, ठीक है ना, या थेल्स प्रमेय आप पढ़िए, तो कभी आप ये मत याद करिए कि AB/BD बराबर AE/EC, ना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, OC तो हमारा देखिए यहाँ पे OC हमारा नीचे है और यहाँ AO हमारा नीचे है, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। जैसे उल्टा करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा AO/OC, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, AO/OC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से BF/FC, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको दिख रहा होगा, देखिए इधर भी है हमारा AO/OC, इधर भी हमारा क्या AO/OC। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बाद वाले भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये बाद वाले चलिए इक्वल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सीधा हम लोग कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या हो जाएगा सीधे AE/ED बराबर BF/FC, ठीक बेटा। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती चली। क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा। सबसे पहले हम इसको नामकरण करते हैं, ये है A, ये है B, ये है C। क्या कह रहा है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है ना। चलिए हमने नामकरण कैसे कर दिया कि भाई ये क्या, मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, चलिए ये है D, तो ये मध्य बिंदु मतलब क्या होगा, जितना AD है उतना ही BD है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा के समांतर चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी भुजा के समांतर हमने खींची रेखा क्या, D, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। देखिए बहुत आसान सवाल है, क्या करें हम लोग, देखिए बस आपको यहाँ पे ये रखना है, देखिए ये ध्यान रखना है कि क्या दिया है, ठीक है ना। तो क्या दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, दिया है हमारा भैया AD बराबर है BD के, AD बराबर है BD के, क्यों, क्या करा है, मध्य बिंदु है ना। अब देखिए ध्यान से, सीधा हम लोग क्या करते हैं, हल। देखिए हल क्या है, हल में हम लोग लिखेंगे सीधे, देखिए कि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या, DE पैरेलल है BC के, उसने ऐसा दिया ना कि दूसरी भुजा के समांतर खींच के रेखा, तो भैया ये समांतर तो दिया ही है। तो जैसे जब भी एक रेखा समांतर मिलती है हमको त्रिभुज के अंदर, तो हम लोग क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है हमारी, थेल्स प्रमेय हमारी होती है AD/BD बराबर AE/, ठीक है ना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है ना। अब AD बराबर BD है, तो जब ये दोनों बराबर तो आपस में दूसरे कैसे हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा AE/EC बराबर 1, EC को इधर भेज दें, क्या हो गया, AE बराबर EC। कहने मतलब कि AE और EC भी आपस में बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समांतर रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। अतः करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अतः करके हम लोग यहाँ भाषा लिख देंगे, क्या, अतः त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये अतः करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक बेटा। देखिए आसान था ये भी। अगला क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय के विलोम के दौरान सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमको लगाना थेल्स प्रमेय का विलोम। और क्या कह रहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब क्या कि हमको दो भुजाओं के हमको मध्य बिंदु ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हमको जब मध्य बिंदु पता है तो चलिए नामकरण करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, और अगर ये मध्य बिंदु हुआ तो चलिए इसको हमने नाम दिया P, इसको हमने नाम दिया Q, ठीक है ना। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, AP और BP आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्या हो गया, AP बराबर है किसके, PB या BP जो लिखो आप,
यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल के आ गया, ए पी बटे पी बी या बी पी बराबर कितना हो गया, 1, समीकरण नंबर 1। समझ आपको, ये बटे ये बराबर, देखिए इससे पहले आपको लिखना तो है ही, जैसे क्या दिया है ये लिखना है आपको, फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखना है आपको, फिर हल करना मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं सब कुछ यहाँ पे लिखने लगूँ ना, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, बेटा वीडियो हो जाएगा 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी ये 1.5 घंटे की लगभग मतलब होने वाली भी होगी। देखिए क्या हो गया, हमने क्या लिखा, ए पी बटे बीपी, ए पी बटे बीपी क्या हो गया, 1, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ए क्यू बराबर क्यू सी भी तो होगा ना, देखिए ध्यान से, ए क्यू बराबर क्या होगा, क्यू सी के। अब अगर इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 के बराबर में ए पी बटे बी पी भी है और 1 के बराबर में ए क्यू बटे क्यू सी भी है, ठीक है ना। यानी इन दोनों का अनुपात 1 है, तो जब दोनों का अनुपात 1 है तो भैया समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए पी बटे बी पी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी के। समझ में आपको, ए पी बटे बी पी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी के। और यही हमको अनुपात बराबर चाहिए था। क्यों अनुपात चाहिए था बराबर, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहती है, थेल्स प्रमेय का विलोम आपसे कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा खींची जा रही है और ये जो खींची गई भुजा है वो इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका मतलब ये जो भुजा खींची गई है वो भुजा कैसी है, वो पक्का तीसरी भुजा के समांतर है। ठीक बेटा, हम लोग यहाँ पे भाषा लिख देंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से सीधे क्या लिखेंगे यहाँ से कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ये पूरी की पूरी लैंग्वेज हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक छाप देंगे। हो गया, आसान था। आगे आइए, क्या कह रहा है, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक। ये देखिए छोटी सी प्रमेय है, क्या कह रहा है, त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक। अब देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हमने मान लिया त्रिभुज ए है, ये बी है और क्या है सी है। कह रहा किसी कोण का समद्विभाजक, तो मान लीजिए ये वाला कोण दिया आपके पास, ठीक है ना। हम लोग इसका एक कोण समद्विभाजक यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो कोण समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि जितना ये वाला कोण होगा, इसलिए हमने मान लिया अगर ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण कितना होगा x, ठीक है ना। जितना ये वाला कोण होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। क्या कह रहा है, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, ठीक है ना, इस कोण को बनाना। अब देखिए ये जो पूरा कोण था ना, कोण A, इस पूरे कोण A को देखिए ध्यान से भाई साहब, इस पूरे कोण A को कौन कौन सी मतलब भुजाओं ने बनाया। तो एक तो भुजा देखिए ध्यान से, एक तो ये वाली भुजा मिल के बना रही है और एक ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं मिल के क्या कर रहे हैं, इसको बना रही हैं। तो क्या कह रहा है, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में। तो किसके अनुपात में, देखिए ए बी बटे ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, ठीक है ना भाई। इस कोण को बनाने वाली यही दो भुजाएं तो हैं, ए बी है और ए सी है। तो इनके अनुपात में क्या कह रहा है, सम्मुख भुजा को विभाजित कर। सम्मुख भुजा मतलब क्या, ये जो सम्मुख भुजा है ना हमारा बीसी को विभाजित कर क्या, देखो अब इसने बीसी को विभाजित किया ना दो भागों में, ये पहला भाग है बीडी, दूसरा भाग क्या हमारा डीसी। तो क्या हो जाएगा बराबर में बीडी बटा डीसी, ठीक है ना, समझ में आपको। अच्छा ये कब लगेगा, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी कब लगेगा, जब एक रेखा हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो और ये जो रेखा है वो कोण समद्विभाजक होना चाहिए। कोण समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो भाई साहब मेरे ये ए बी बटे ये ए सी बराबर बी डी बटे ये पूरा डी सी, ठीक है। अगर आपको ये कोण समद्विभाजक प्रमेय समझ में आ गई हो तो अब इसके ऊपर भी कुछ सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए की समद्विभाजक। अब देखिए इसमें चित्र दिया नहीं आपको यहाँ कहीं, ठीक है ना। अगर चित्र दिया होता तो यहाँ पे प्रॉपर बना होता, ठीक है ना। ये त्रिभुज मैंने अलग से लगाया ताकि हमको त्रिभुज बार बार बीच बीच में ड्रॉ करना ना पड़े। कह रहा है ए डी कोण ए की समद्विभाजक हो, ठीक है ना। तो हम लोग फिर हमारा फिर से काम क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है और कोण ए का हम लोग यहाँ से एक समद्विभाजक खींचेंगे। ये क्या है हमारा, मान लीजिए ये है हमारा डी, ठीक है ना। ए डी कोण समद्विभाजक कह रहा है ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर है और कह रहा है बी डी हमारा कितना 3 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है भैया डी सी का मान बताओ कि, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि चूंकि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला जो कोण है, ये वाले कोण के कैसा हमारा बराबर है। अगर ये दोनों कोण अगर हमारे आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, तो होता क्या हमारा बराबर है। इसलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, इसलिए ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, ये ए बी, ये पूरा ए बी बटे ये पूरा ए सी फिर बराबर में बी डी बटे डी सी, ठीक बेटा। अब हम लोग क्या कर देंगे, ए बी का मान कितना हमको दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर देंगे 6। ए सी का मान हमको कितना दिया, देखिए 5 सेंटीमीटर। बी डी का मान कितना हमको पता है 3 सेंटीमीटर। फिर डी सी का मान हमको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, देखिए 5 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा बी डी बराबर
5 गुणे 3 बटे 6 को इधर पे देंगे कितना हो जाएगा 6, तो 3 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये क्या हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल आपको एमसीक्यू में देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम अगला क्या है, अब इससे पहले साल में उसने हमको चित्र बना के नहीं दिया था, हमको खुद ब खुद फिगर ड्रॉ करना था। यहाँ पे उसने हमको फिगर बना के दे दिया, सीधे क्या कह रहा है एक्स का मान बताइए, एक्स मतलब ये डीसी का मान बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग सब प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, ठीक है ना, कि चूंकि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से सीधा हमारा, देखिए ध्यान से, ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटे डी सी के, ठीक है ना। ए बी कितना है 2 है, ए सी कितना है 3.8, ये कितना है 1.5, और फिर ये कितना है डी सी हमारा कितना है, ये हमारा एक्स, एक्स को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 1.5, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इंटू 3.8 बटे कितना हो जाएगा 2। देखिए अब यहाँ से हम लोग हटाते हैं, दशमलव हटाएंगे, नीचे बढ़ा देंगे 10, इसको भी हटाएंगे तो क्या पर नीचे बढ़ा देंगे 10, ठीक बेटा। अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 से कट कर दिए कितना हो जाएगा ये 19, ठीक है ना। तो 19 पचे 95 का 5 हासिल लगा 9, 19 करने 19 और 9 28, कितना हो जाएगा 285 बट्टे कितना हो जाएगा, देखिए 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसको हल कर लेंगे, एक्स का कितना मान जाएगा 2.85, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक बेटा। ये हो गया। अगला हमसे क्या करा है एडी कोण अर्ध, कोण अर्ध मतलब क्या हो कि ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर है, बी डी बटे डी सी का अनुपात बताओ, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से वही लिखेंगे यहाँ पे क्या कि चूंकि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, अतः करके क्या, अतः ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको ए बी और ए सी का मान पता है, ए बी हमको कितना यहाँ पे उसने गिवन है 3.5 और ए सी हमको कितना गिवन है 4.5 बराबर कितना हो जाएगा ये बी डी बटे डी सी, कितना बी डी बटे डी सी, ठीक है ना। ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, कितना बचेगा 35/45, ठीक है ना। इसको चलिए हम लोग हल करते हैं, हल करने से कितना आ जाएगा, ये हल करने से हमको मिल जाएगा बी डी बटे डी सी, 5 से कट कर दिए 5 से 35, 5 9 45, 7:9, हमसे वो यही पूछा था कि भैया इन दोनों में कितना होगा, तो 7/9, ठीक है। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कोण बी ए डी अनुपात सी ए डी। अब देखिए इस बार उसने हमसे ये नहीं कहा कि ये दोनों कोण बराबर हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इस बार उसने ये नहीं बोला कि कोण बराबर है, इस बार उसने हमको सारी भुजाओं की सारी लंबाइयाँ दे दी, हमसे कह रहा भैया इन दोनों कोणों में अनुपात कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे, हम लोग यहाँ सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से ए बी बटे ए सी कितना आएगा, ए बी बटे ए सी, तो ए बी हमारे देखिए कितना यहाँ पे 3 और ए सी कितना हमारे पास 6, कितना आ गया ये 1/2, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ निकालेंगे क्या बी डी बटे डी सी, तो बी डी कितना हमारे पास देखिए 2 और ये कितना डी सी हमारा 4 है, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि चूंकि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, कि चूंकि भैया इन दोनों के अनुपात बराबर हैं। अच्छा इन दोनों के अनुपात बराबर कब होते हैं, जब ये जो रेखा आप देख रहे हैं ना ए डी, जब ये ए डी क्या हो भैया, ये ए डी कोण ए की कैसी हो, ये अर्धक हो, ठीक है ना। जब अर्धक हो गए तो ही हमारा बराबर होगा, तो अर्धक मतलब क्या हो गया, अतः कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ठीक है ना। लेकिन हमसे अनुपात पूछा तो अनुपात क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके बटे में भेज देंगे, क्या हो जाएगा कोण बी ए डी बटे कोण सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ इधर आएगा कितना, यहाँ बचेगा 1/1 अपने आप मन से हम लोग लगा सकते, कितना हो गया अनुपात 1:1, हमारा आंसर कितना आ गया 1:1, ठीक बेटा। देखिए लास्ट सवाल है, और ये सवाल जब भी आपको देखने मिलेगा 4 नंबर या 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे करेंगे, कह रहा है ये और ये थीटा, मतलब ये दोनों कोण हमारे ऑलरेडी कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है इसका मान बताओ, तो हमें जिसका मान बताना हम लोग इसको मान लेंगे क्या, यहाँ से माना बी डी इज इक्वल टू एक्स, माना बी डी इक्वल टू कितना हमारा एक्स। तो जैसे हमने बी डी को मान लिया कि बी डी हमारा एक्स है, तो हमने यहाँ पे लिख देते थे एक्स। अब देखिए ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी 8, और 8 में से भैया मेरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है x। तो अगर इस पूरी लंबाई में से अगर हम लोग ये वाली लंबाई घटा दे तो हमको ये वाली लंबाई हमको मिल जाएगी, ये वाली लंबाई हमको कितनी मिलेगी यहाँ से, ये हमको मिल जाएगी 8 - x। समझ में आपको भाई, इस पूरी लंबाई में से अगर हम इतनी लंबाई घटा दें तो हमको ये लंबाई मिल जाएगी, तो पूरी है 8, ये है x, तो मैंने घटा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, देखिए चूंकि कोण बराबर है क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि चूंकि कोण बी ए डी बराबर है किसके, कोण सी ए डी के, दोनों बराबर हैं, दोनों थीटा थीटा हैं, क्या लिख देंगे अतः ए बी बटे ए सी बराबर हो जाए किसके, बी डी बटे डी सी, ठीक है ना। अब देखो ए बी बटे ए सी, ए बी है हमारे पास 4
और AC कितना हमारे पास 6। अच्छा BD कितना है, BD हमने माना है यहाँ पे x, और भैया मेरे कहाँ गया DC कितना है हमारे पास 8 माइनस x। तो चलिए इसको कट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलिए कराते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 16 माइनस का 2x, इसका इधर करा देंगे कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना, ये इक्वल है। अब ये उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 3x प्लस का 2x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 16, 5 का भाग दे देंगे, x का कितना हो जाएगा 16/5, और इसको हम भाग दें 5 या 15 इंटू 0.2, कितना हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो ये देखा आपने ये सवाल कि किस तरह से हम लोग थेल्स प्रमेय को लगाए, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत मेहनत लगा हम लोग को वीडियो बनाने में। और आपको सवाल समझ में आया कि नहीं है, मैंने कोशिश किया कि मैं थेल्स प्रमेय के ऊपर सारी की सारी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो मैं एक ही वीडियो में समेट दूं। यही कारण है कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, बट अगर आपने देखा होगा तो ये वीडियो आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक करिए, बहुत लगती है मेहनत, और लाइक करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी ऐसे और भी वीडियो हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ सवालों को लगाएंगे समरूपता की सहायता से, जैसे हम लोगों ने सर्वांग समता की शर्तों की सहायता से हम लोगों ने लगाया था ना, वैसे हम लोग लगाएंगे अब समरूपता की शर्तों की सहायता से। ठीक बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।